नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षण सूत्र के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने शिक्षण सिद्धांत के विषय में पढ़ा था। आज हम मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के विषय में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। टी रेमोंड के शब्दों में शिक्षण के सूत्र उन विधियों को व्यक्त करते हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। शिक्षण के साहित्य में उनको अनेक शिक्षण सूत्र मिलते हैं। हमको अनेक शिक्षण सूत्र मिलते हैं। प्रत्येक सूत्र शिक्षण के किसी एक विशेष पहलू पर बल देता है। इन सूत्रों का प्रयोग पढ़ने और पढ़ाने में सहायता देता है। इसका अनुसरण करने से शिक्षक अपने कार्य में सफल होते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये शिक्षण सूत्र अग्रलिखित हैं। आगे बताया गया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को नया ज्ञान देते समय पहले पुराने ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। अतः अध्यापक को पहले विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए, उसी पर अपने नए शिक्षण को आधारित करना चाहिए। उदाहरण, विद्यार्थियों को तत्सम शब्द पढ़ाने हैं तो उन्हें पहले ज्ञात शब्दों हाथ, कान, दूध, आम आदि को आधार बनाना चाहिए। यदि बालक ताजमहल के बारे में जानता है तो उस ज्ञान के आधार पर शाहजहां के बारे में बताया जा सकता है। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा सीधा अमूर्त विचारों तक नहीं पहुंच सकता, जिन्हें वह देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकता है। इस प्रकार मूर्त अनुभव से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। उदाहरण, संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चे के लिए यह अमूर्त ज्ञान है, परंतु वह वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के नाम को जानता है। यह उसका मूर्त ज्ञान है। इसी मूर्त ज्ञान के आधार पर उसे अमूर्त ज्ञान अर्थात संज्ञा की परिभाषा से परिचित करवाया जा सकता है। अहिंसा शब्द को गांधी जी के व्यक्तित्व द्वारा समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। दूसरा है सरल से जटिल की ओर। जो विषय छात्रों के स्तर पर दृष्टिनुसार सरल है वो पहले पढ़ाएं, फिर धीरे धीरे क्रमशः कठिन विषयों की जानकारी देनी चाहिए। सरल बातों से जब पाठ आरंभ किया जाता है तो छात्र स्वयं उस पाठ की ओर रुचि लेते हैं। जटिलता की ओर जाते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह यथास्थान विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं और उचित उदाहरण देकर उस जटिल विषय को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, अहिंसा शब्द जटिलता का परिचायक है। इसे सरल बनाने हेतु महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों के उदाहरण द्वारा अहिंसा की संकल्पना की व्याख्या कर सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर। मानव प्रकृति है कि वह पहले पूर्णता का अवलोकन करता है, तत्पश्चात उसके विभिन्न भागों को दृष्टिगोचर करता है। भाषा अध्ययन में यह महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि वाक्य भाषा की अविभाज्य इकाई है। इसलिए छात्रों को सर्वप्रथम वाक्यों की जानकारी देकर बाद में व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य का महत्व बताना चाहिए। प्रकृति का भी यह नियम है कि बालक जब भाषा बोलना सीखता है तो वह अक्षर अथवा शब्द न बोलकर पूर्ण वाक्य बोलता है, भले ही व्याकरणिक दृष्टि से वह परिपूर्ण न हो। इसी नियम का पालन करते हुए शिक्षक को पहले विषय की पूर्णता को स्पष्ट करके बाद में अंश को स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरण, कविता अध्यापन में शिक्षक पहले संपूर्ण कविता का भाव स्पष्ट करने के बाद उनके अनुच्छेदों की व्याख्या करता है। अगला है आगमन से निगमन की ओर। किसी भी विषय को स्पष्ट करने के लिए यदि उसे उदाहरण द्वारा समझाया जाए, बाद में विषय की व्याख्या की जाए तो छात्र उसे सरलता से समझ सकता है। उदाहरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण आदि को समझने के लिए यदि पहले परिभाषा तथा नियम रटवाए जाएं और बाद में उसका स्पष्टीकरण करके उदाहरण दिए जाए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह छात्रों के लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए व्याकरण के दृष्टि से भी पहलू को समझने के लिए यदि पहले उदाहरण दिए जाएं और बाद में नियम बताए जाएं तो यह विषय सरल हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर जाना ही आगमन से निगमन कहलाता है। सामान्य से विशेष की ओर। छात्र जिन विषयों की जानकारी रखते हैं अथवा जो उनका पूर्व ज्ञान है उसी को आधार बनाकर यदि पढ़ाएं तो विषय की जानकारी छात्रों के लिए आसान हो जाती है। उदाहरण, जिस प्रकार शाहजहां का कला प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए ताजमहल की जानकारी आधार बनाकर शाहजहां के कला प्रेम के बारे में बताया जाए तो छात्र उसे शीघ्रता और सरलता से ग्रहण कर लेंगे।
मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम बालक जन्म से सीख कर नहीं आता, परंतु सीखने की प्रवृत्तियां और शक्तियां जन्मजात होती हैं। भाषा की शिक्षा के वातावरण, अनुकरण, रुचि, अभ्यास आदि का विशेष महत्व है। इन सबको ध्यान में रखकर अनुकरण, पूर्ण पद्धति, स्थानांतरण तथा संकल्पना निर्माण द्वारा यदि भाषा की शिक्षा दी जाए तो बाद में विषय की तार्किकता की ओर उन्हें प्रवृत्त करें तो भाषा शिक्षण आसान हो जाता है। उदाहरण, विद्यार्थियों में दिनों दिन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। पाठ्य विषय द्वारा यदि छात्रों में विभिन्न मूल्यों का परिचय कराया जाए तथा उन्हीं से उन मूल्यों के महत्व की चर्चा की जाए, तब वे स्वयं मूल्य की विशेषता को समझ पाएंगे, अर्थात वे स्वयं चर्चा तथा तर्क के आधार पर मूल्य का महत्व जान पाएंगे। उदाहरण, प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर पाठ पढ़ाने पर पाठ में आए मूल्य सहायता, न्यायप्रियता, सच्चाई, स्वभाव, मित्रता जैसे मूल्यों का समावेश है। इन्हें तर्क के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैगजिम्स के विषय में पढ़ा, ये पक्का पूछा ही जाता है, इसे रट लेना चाहिए। शिक्षण सूत्र, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, किसी भी विषय का हो। और अगला है दोस्तों सहसंबंध। ये भी फिक्स 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसे जैसा है एज इट इज रट डालिए, क्योंकि यही पूछा जाता है, अलग कुछ नहीं आता है। सहसंबंध, अर्थ, परिभाषा, प्रकार। शिक्षण में सहसंबंध अथवा समन्वय, इस सिद्धांत के प्रणेता हर्बार्ट माने जाते हैं। उनका कहना था कि संपूर्ण ज्ञान एक अविभाज्य इकाई है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विषयों में पृथकता की स्पष्ट रेखा खींचना सर्वथा अनुचित है। अपनी भौतिक और सामाजिक दृष्टि से विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए ही मानव ने अलग अलग विषयों का निर्माण किया है। सहसंबंध द्वारा सीखे जाने वाले प्रत्येक ज्ञान तत्व को बालक की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों का संपूर्ण ज्ञान में संश्लेषण किया जाता है ताकि ज्ञान का जीवन से संबंध जोड़ा जा सके। सहसंबंध के कुछ परिभाषा इस प्रकार है। पहला है, सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास है। दूसरा है, सहसंबंध का साधारण अर्थ है एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने का सिद्धांत। वर्तमान समय में प्रायः देखा जाता है कि छात्रों में भाषा के प्रति अरुचि, उदासीनता और उपेक्षा बढ़ती जा रही है। भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने में सहसंबंध का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि भाषा पढ़ाते समय अन्य विषयों की जानकारी उदाहरण सहित दी जाए तो शिक्षण की इस उदासीनता और उपेक्षा को कम किया जा सकता है। महत्व, पहला है, शिक्षक तथा छात्रों की शक्ति और समय का अपव्यय नहीं होता। सहसंबंध द्वारा पढ़ाने से विषय अधिक स्पष्ट, रोचक, बोधगम्य हो जाता है। और तीसरा, विषयों के बीच कृत्रिम दीवार हट जाती है। विषय परस्पर समन्वित होकर जीवन के नज़दीक आते हैं। बालक को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे संपूर्ण ज्ञान को अविभाज्य रूप से ग्रहण करते हैं, खंड रूप में नहीं। शिक्षक और छात्र दोनों विशिष्टीकरण के दोषों से बच जाते हैं। सहसंबंध द्वारा पाठ्यक्रम का बोझ थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है। समय की आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन करते हैं, जिससे वर्तमान समस्याओं का समाधान में सहायता मिलती है। अब सिद्धांतों पे आते हैं कि सहसंबंध के सिद्धांत क्या है। सहसंबंध के सिद्धांत, शिक्षण कार्य के दौरान उस विषय का सहसंबंध अन्य विषयों के साथ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला, सहसंबंध सहज, स्वाभाविक तथा आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए, अन्यथा कृत्रिम सहसंबंध शिक्षण को अधिक अस्वाभाविक बना देता है। पहला है। दूसरा, मुख्य पाठ अथवा मुख्य विषय को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। अन्य विषयों का सहज उल्लेख संकेत रूप में पुनः मूल विषय पर आ जाना चाहिए। सहसंबंध साध्य नहीं, मात्र एक विधि या पद्धति है। जहाँ पूर्व नियोजित सहसंबंध की आवश्यकता हो, वहाँ सभी विषयों के शिक्षकों को मिलकर निश्चित योजना बनानी चाहिए। चौथा है, सहसंबंध का उद्देश्य मूल विषय को ज़्यादा सरल, रोचक और बोधगम्य बनाना, न कि उसको अधिक जटिल बनाना। सहसंबंध छात्रों के पूर्व अर्जित ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। सहसंबंध केवल उन विषयों, उन तत्वों और कौशलों में करना चाहिए जहाँ संभव हो। सहसंबंध के प्रकार देख लेते हैं।
दो प्रकार के हैं, लंबी तथा आंतरिक सहसंबंध, अर्थात एक ही विषय के विभिन्न अंगों तथा कौशलों से सहसंबंध। जैसे भाषा पढ़ाते समय गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना में और वाचन, लेखन, श्रवण और कथन में सहसंबंध। क्षितिजी अथवा बाह्य सहसंबंध, इसमें एक विषय का सहसंबंध किसी भी अन्य विषय के साथ किया जाता है। जैसे भाषा का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, संगीत, कला, पर्यावरण आदि के साथ सहसंबंध। आंतरिक सहसंबंध को देख लेते हैं कि क्या है। हिंदी विषय के मुख्य 4 विधाएं मानी जाती है, गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण। जब शिक्षक गद्य का पद्य, रचना अथवा व्याकरण के साथ सहसंबंध करते हैं तो इसे आंतरिक सहसंबंध कहते हैं। रचना और व्याकरण गद्य और पद्य के ही अंग हैं। गद्य द्वारा जो विषय सामग्री, जो भाषा तत्व, जो वाक्य रचना, जो शब्दावली सिखाई जाती है, उसी के आधार पर ही व्याकरण और रचना की शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में व्याकरण और रचना न तो अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और न ही उनकी शिक्षा के लिए कोई अलग पुस्तक होनी चाहिए। ये दोनों विषय गद्य के अविभाज्य अंग हैं। उच्च कक्षाओं में जब हम व्याख्यानात्मक व्याकरण पढ़ाते हैं तो आगमन पद्धति से व्याकरण पढ़ाते हैं। इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके लिए भी उदाहरण गद्य पाठ से ही सुनने चाहिए। उसी प्रकार उच्च कक्षाओं में रचना की शिक्षा मुक्त रचना के रूप में स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है। जहाँ तक पद्य की शिक्षा का सवाल है, उसको माध्यम बनाकर व्याकरण और रचना की शिक्षा कभी नहीं देनी चाहिए। काव्य आनंद प्राप्ति के लिए है, रसास्वादन के लिए। उसका विश्लेषण या विवेचन करना उचित नहीं। काव्य में आए हुए शब्दों की व्याख्या काव्य सौंदर्य की दृष्टि से करनी चाहिए, व्याकरण के नियमों की दृष्टि से नहीं। गद्य, पद्य और रचना भाषा शिक्षक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष है। रचना के लिए सशक्त विचार, कोमल भाव, कल्पना और समृद्ध शब्द भंडार चाहिए। गद्य विचार शक्ति और शब्द भंडार को समृद्ध करता है, पद्य भावनाओं को, कल्पना शक्ति को तीव्र बनाता है। इन्हीं चारों तत्वों के सुंदर और सहज सुमेल और समन्वय के सशक्त रचना का निर्माण होता है। इसकी शिक्षा के समय शिक्षक केवल इतना ध्यान रखे कि छात्र रचना लिखते समय गद्य द्वारा अर्जित शब्द, वाक्य रचना, भाषा शैली और विचारों का उपयोग करें। पद्य द्वारा पठित भाव सौंदर्य, बिंब रचना, कल्पना की उड़ान से प्रेरणा लेकर उनकी रचना को सजीव, प्रमाणकारक तथा प्रभावशाली बनाएं। और अंतिम है बाह्य संबंध क्या होता है। वर्तमान समय में बाह्य विषयों के साथ सहसंबंध की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। व्यस्तता, पाठ्यक्रम का बोझ, शिक्षकों व छात्रों की अरुचि आदि के कारण यदि भाषा को अन्य विषय से जोड़कर पढ़ाया जाए तो न केवल रुचि उत्पन्न कर सकते, अपितु हम अपने समय की बचत के साथ साथ उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अन्य विषयों के उदाहरण द्वारा बच्चों में मूल्यों का विकास संभव है। उदाहरण, हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में यदि कोई पाठ शिवाजी महाराज से संबंधित है तो उसे इतिहास और भूगोल के साथ सहसंबंधित करना आसान है। उसका जन्म स्थान, उसकी शौर्य प्राप्ति का इतिहास नक्शा द्वारा बताकर सहसंबंध करना आसान है। उनके किलों के चित्र बताकर कला सौंदर्य भी बताया जा सकता है। शिवाजी महाराज की चारित्रिक विशेषताएं बताकर छात्रों में वीरता, साहस, सच्चाई, परिश्रम, लक्ष्य प्राप्त करना आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पाठ प्रदूषण से संबंधित है तो सीधे पर्यावरण के साथ सहसंबंध प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने देश में संपत्ति, पर्वत, नदियाँ, पानी, बिजली आदि को बचाना व उसकी रक्षा करना जैसे मूल्यों को बताया जा सकता है। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम के शिक्षण में बाह्य संबंध अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण भी है। एक कुशल शिक्षक भाषा, जो कि सभी विषयों का आधार है, बड़ी चतुराई से सभी विषयों का ज्ञान सोधारण देकर समय की बचत व शिक्षण को रुचिपूर्ण बना सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी। शिक्षण सूत्र, मैक्सिम ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, और दूसरा है सहसंबंध। इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उनके सिद्धांत, उनका महत्व और उनके प्रकारों के विषय में हमने विस्तार पूर्वक जाना। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल
रखें।